अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। ऊपर आकर मुजाहिद ने हमारे साथ कमांडर शेरवान को देखा तो हैरान रह गया। वो कमांडर शेरवान को और कमांडर शेरवान उसको जानता था। उसने कुछ पूछे बगैर जल्दी से चारपाई पर बिस्तर ठीक किया। हमने कमांडर शेरवान को लेटा दिया और ऊपर कंबल डाल दिया। कमांडर के चेहरे पर इंतहाई नकाहत तारी थी। उसकी बाएं गाल पर सिगरेट से जलने के कितने ही निशान थे। निचला होंठ सूजा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए मुजाहिद से कहा, तुम सब ने बड़ा काम किया है, अल्लाह ताला तुम्हें इसकी जजा दे। इसके बाद कमांडर पर गशी सी तारी हो गई। मुजाहिद को हमने सारा किस्सा सुनाया तो वो बोला, तुम लोगों ने ठीक वक्त पर सब कुछ किया है। हमने कमांडर की तरफ देखा, वो बेहोश हो चुका था। उस पर बड़ा घिनौना तशद्दुद किया गया था। उसकी गर्दन पर भी जख्म के लंबे लंबे निशान थे। एक आंख के नीचे सियाह दाग उभरा हुआ था। मुजाहिद ने कहा, तुम लोग यहीं बैठो, मैं गर्म पानी लाता हूँ। वो पानी गर्म करके ले आया। हम उसमें कपड़ा गीला करके कमांडर के चेहरे के जख्मों को लगाने लगे। थोड़ी देर में कमांडर को होश आ गया। वो थोड़ा सा मुस्कुराया। इसके बाद दोबारा आंखें बंद कर ली। हम लोगों को इस मकान में बंद एक हफ्ता गुजर गया। इस दौरान कमांडर की खोई हुई ताकत काफ़ी हद तक वापस आ चुकी थी। मुजाहिद हमें बैर के एक एक पल की खबर ला कर देता था। पंजाब पुलिस, खास तौर पर अमृतसर की खुफिया और सिविल पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस पूरे इलाके को अपने मुहसरे में ले चुकी थी और शहर की नाकाबंदी कर दी गई थी। कमांडर शेरवान के फरार और कले के 3 सिपाहियों के कत्ल के संगीन वाक़े को मशरकी पंजाब की पुलिस ने खुफिया रखा था और अखबारों में खबर शाये नहीं होने दी थी। मगर शहर के लोगों ने पुलिस की सरगर्मियों से अंदाज़ा लगा लिया था कि ज़रूर कोई गैर मामूली वाक़या हुआ है। हमारा प्रोग्राम वहाँ से किसी तरह जम्मू कश्मीर की तरफ निकल जाने का था। मगर अपने मुजाहिद के आदमी जो रिपोर्टें ला रहे थे, उनके मुताबिक शहर से बाहर निकलने वाली चिड़िया की भी पुलिस तलाशी ले रही थी। मज़ीद एक हफ्ता गुजर गया। मुजाहिद ने हमें ऊपर वाली बैठक दे रखी थी। हम सारा दिन सारी रात उसी बैठक में रहते थे। रात को बिजली की रोशनी नहीं करते थे, मोमबत्ती जला लेते थे। हम कमरे की खिड़कियां भी नहीं खोलते थे। चूँकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए गुजारा हो रहा था। सिर्फ रात को किसी वक्त हम एक एक करके मकान की छत पर ज़रा टांगें सीधी करने के लिए चले जाते थे। मगर उस वक्त भी हम छत की मुंडीर के करीब नहीं आते थे कि बाहर से हम पर किसी की नज़र न पड़ जाए। हम चाहे कोई भी स्कीम क्यों न बनाते, उस स्कीम पर अमल करने के लिए इस मकान से निकलना ज़रूरी था। और इस मकान से निकलना और फिर शहर से बाहर निकलने की कोशिश करना, यह एक इंतहाई ख़तरनाक अमल था और हमारे पकड़े जाने का खदशा बल्कि यकीन था, क्योंकि पुलिस शहर में जगह जगह अजनबी आदमियों को रोक कर उनकी तलाशी ले रही थी। मुजाहिद ने हमें बताया कि पुलिस शक व शुबे में अमृतसर के कई कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार करके ले गई है। ये कश्मीरी वहाँ बरसा बरस से मेहनत मजदूरी कर रहे थे। रात के वक्त भी बकौल अपने मुजाहिद के शहर के बाज़ारों, रेल के पुलों और शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर पुलिस गश्त लगाती रहती थी। और शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर तो पुलिस ने ख़ास तौर पर नाकाबंदी की हुई थी। और शहर से बाहर कोई बस, कोई रक्षा, तांगा गाड़ी और पैदल सवार तलाशी लिए बगैर वहाँ से नहीं गुजर सकता था। लेकिन हम वहाँ ज़्यादा देर ठहर भी नहीं सकते थे। हमें वहाँ बंद होकर पड़े हुए 15 दिन गुजर गए थे। खतरा था कि हमारे बारे में किसी को पता न चल जाए। ये इलाका वैसे भी उस किले के करीब था जहाँ से हम कमांडर शेरवान को निकाल कर ले आए थे। 2-3 पुलिस कांस्टेबलों का खून भी करके आए थे। इस इलाके में खुफिया पुलिस बरसाती मेंढकों की तरफ फैली हुई थी। यहाँ तक कि अपने मुजाहिद ने भी हमें कहा कि उसने खुफिया पुलिस के 2 आदमियों को दामगंज की बस्ती में चलते फिरते और लोगों का जायजा लेते देखा है। हम अपने मुजाहिद को भी किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते थे। वो हमारी तहरीक के लिए बेमिसाल काम कर रहा था। उसका अपने महाज पर महफूज रहना बड़ा ज़रूरी था। लेकिन हमें भी यहाँ से जम्मू कश्मीर की तरफ निकल जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं, कमांडो मंसूर, कमांडो शेरवान दिन में कितनी बार सर जोड़ कर बैठते और वहाँ से फरार होने की तरकीबें सोचते, मगर कोई तरकीब काबिल अमल दिखाई नहीं देती थी। आखिर एक तरकीब मेरे जहन में आ गई।
میں نے کمانڈر شیروان اور کمانڈو منصور احمد بٹ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا یہاں سے فرار کی ایک سکیم میرے دماغ میں آئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اس ترکیب پر عمل نہ کیا تو پھر عین ممکن ہے کہ ہمیں اپنی باقی کی عمر اسی مکان کے اندر نہ گزارنی پڑے۔ جب میں نے انہیں اپنی سکیم بتائی تو کمانڈر شیروان نے سر ہلاتے ہوئے کہا میں سمجھتا ہوں اس طرح ہمارا یہاں سے فرار ہو جانے کا چانس ہے۔ کمانڈو منصور احمد بٹ سے مشورہ لیا گیا تو اس نے بھی میری سکیم کی حمایت کی۔ سکیم کو اتنی آسان نہیں تھی، اس میں ہر قدم پر پکڑے جانے کا ڈر تھا، لیکن ہم کسی منصوبے پر بھی عمل کرتے اس میں پکڑے جانے کا ڈر تو موجود ہی ہوتا۔ میری سکیم کی اچھی بات یہ تھی کہ ہم بڑی تیزی سے خطرے والے علاقے سے نکل سکتے تھے۔ میرا منصوبہ کیا تھا یہ آپ کو تھوڑی دیر بعد معلوم ہو جائے گا۔ اس منصوبے کے لیے خود اعتمادی اور جرأت مندی کی ضرورت سب سے زیادہ تھی، اور یہ دونوں خصوصیات مجھ میں اور کمانڈر شیروان میں موجود تھیں۔ ہمیں کمانڈو منصور احمد بٹ پر زیادہ بھروسہ نہیں تھا کیونکہ وہ ایک نوآموز کشمیری کمانڈو تھا، اور اسے نہ صرف یہ کہ ابھی اس قسم کے دلیرانہ کمانڈو آپریشن کا تجربہ نہیں تھا بلکہ اس کی تربیت بھی پورے ڈھنگ سے نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اور کمانڈو شیروان نے آپس میں الگ ہو کر جب مشورہ کیا تو ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ کمانڈو منصور احمد بٹ کو الگ روانہ کرنا ہوگا۔ منصور احمد بٹ کشمیری تھا، بڑی روانی سے کشمیری اور ڈوگری زبان بول لیتا تھا، ویسے بھی ایک آدمی وہاں سے کسی بھی طرف نکل سکتا تھا، اور منصور احمد بٹ کشمیری نسل ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو کشمیری محنت کا ظاہر کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا تھا۔ کمانڈر شیروان اور میں اس لیے الگ الگ نہیں نکل سکتے تھے کہ پنجاب پولیس میری شکل و صورت سے تو پہلے ہی آشنا تھی، اب کمانڈر شیروان کی صورت بھی پہچانتی تھی۔ جب ہم نے کمانڈو منصور احمد بٹ سے کہا کہ حالات کا تقاضا یہی ہے کہ وہ یہاں سے اپنے طور پر جموں کشمیر کی طرف فرار ہونے کی کوشش کرے تو اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ کمانڈر شیروان نے اسے یہ تو نہ بتایا کہ یہ فیصلہ اس کی کم تجربہ کاری کی وجہ سے کیا گیا ہے، بلکہ اسے یہی کہا کہ 3 آدمیوں کا بیک وقت ایک جگہ سے اکٹھے ہو کر فرار ہونا اور ایک ساتھ رہنا زیادہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ منصور احمد بٹ، تم جموں کشمیر کے چپے چپے سے اور ہماچل پردیش کے سارے پہاڑی علاقے سے واقف ہو۔ ایک بار تم پنجاب سے نکل گیا تو تمہارے لیے جموں کشمیر پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہوگا، جبکہ ہم دونوں کی صورت و شکل سے پولیس واقف ہے۔ ہمیں فرار کے لیے بڑے جتن کرنے پڑیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ اگر ہم پکڑ لیے گئے تو تم بھی ہمارے ساتھ پکڑے جاؤ۔ منصور احمد بٹ بولا، کمانڈو مجھے آپ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا میرا فرض ہے۔ میں آج رات کو ہی امرتسر میں اپنے کشمیری محنت کش بھائیوں کے پاس چلا جاؤں گا، وہ مجھے یہاں سے نکالنے میں میری مدد کریں گے۔ ہم نے اپنے مجاہد ساتھی کو یہ سکیم بتائی تو وہ کہنے لگا، آپ کو اپنے فرار کے سلسلے میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ مجھے ایک کاغذ پر لکھ کر دے دیں، ساری چیزیں آپ کو مہیا ہو جائیں گی۔ میں نے کاغذ پر ساری چیزیں جن کی ہمیں ضرورت تھی لکھ کر اپنے مجاہد کے حوالے کر دیں۔ اس زمانے میں امرتسر میں ایک ایئرپورٹ بن چکا تھا۔ انڈین ایئر لائنز کے اندرون ملک کی 3 پروازیں جموں کشمیر کو آتے جاتے امرتسر رکتی تھیں۔ ہماری سکیم انڈین ایئر لائنز کے کسی ہوائی جہاز میں سوار ہو کر سری نگر پہنچنے کی تھی۔ یہ سکیم خطرناک ضرور تھی، مگر اس میں ایک بات تھی کہ اگر ہمارا راز نہیں کھلتا تو ہم گھنٹے 1.5 گھنٹے میں اپنی منزل تک پہنچ سکتے تھے۔ کمانڈر شیروان نے میری سکیم کی تائید بھی اسی واسطے کی تھی کہ اگر خطرہ ہر منصوبے میں موجود ہے تو پھر ایسا خطرہ کیوں نہ مول لیا جائے جس میں صرف گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ہی خطرہ ہو۔ دلی سے سری نگر براستہ امرتسر انڈین ایئر لائنز کے جو جہاز آتے جاتے تھے اس میں 45 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوتی تھی۔ یہ ٹرائیڈنٹ جہاز تھے جن کو پنکھوں والے 2 یا میرا خیال ہے 3 انجن لگے ہوتے تھے۔ اپنے مجاہد کے ذریعے ہم نے ایک دن بعد کی رات کے 7 بجے والی امرتسر سری نگر فلائٹ میں 2 سیٹیں بک کروا لیں اور کنفرم بھی کروا لیں۔ ہمارے پاس تیاری کرنے کے واسطے پورا ایک دن تھا۔ کمانڈو منصور احمد بٹ تو رات ہی کو وہاں سے نکل چکا تھا اور صبح اپنے مجاہد نے آ کر ہمیں بتا دیا تھا کہ منصور احمد بٹ امرتسر میں مقیم محنت کش کشمیریوں کے اڈے پر پہنچ گیا ہے۔ اب ہم نے تیاری شروع کر دی۔ مجاہد کو ہم نے جو چیزیں لکھ کر دی تھیں وہ اس نے ہمیں لا کر دے دی تھیں۔ وہ چیزیں کیا تھیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔
ये इंडियन आर्मी की हरे रंग की दो वर्दियां थीं। एक वर्दी मेजर की थी और दूसरी वर्दी सूबेदार मेजर की थी। आर्मी की पुरानी इस्त्री की हुई वर्दियां और उनके ओहदों के निशान शहर की एक दुकान पर मिल जाते थे। मैंने देखा है कि इंडिया के हर बड़े शहर में और ख़ास तौर पर फौजी छावनी वाले शहरों में भी ऐसी दुकानें ज़रूर होती हैं जहाँ से फौजी वर्दियाँ ओहदों के निशान वगैरह सेकंड रेट पर मिल जाते हैं। मैं आज तक नहीं समझ सका कि उन वर्दियों को दुकानों पर खुलेआम फरोख्त करने की क्या ज़रूरत है। बम्बई का एक लंडा बाज़ार है जिसको चोर बाज़ार भी कहा जाता है। वहाँ तो पुरानी फौजी वर्दियाँ 3-4 दुकानों पर फरोख्त होती हैं। बहरहाल हमने अपने अपनी वर्दियाँ पहन लिया। मैंने सूबेदार मेजर की और कमांडो शेरवान ने मेजर की वर्दी पहन लिया। मुश्किल यह थी कि हमारे पास आईडी कार्ड और पे बुकें नहीं थी। इन चीज़ों का हासिल करना तकरीबन नामुमकिन था। हमें इनके बगैर ही इंडियन एयरलाइंस के जहाज़ में सफ़र करना था। हमारा ख्याल था कि जहाज़ में कौन हमारी चेकिंग करेगा। हवाई अड्डों पर आम हालात में मिलिट्री की पुलिस भी नहीं होती और मिलिट्री पुलिस किसी मेजर या सूबेदार मेजर को रोक कर यह कभी नहीं पूछती कि पे बुक और शनाख्ती कार्ड दिखाओ। जहाज़ में हमने अपने मुजाहिद के ज़रिए शाम की फ़्लाइट में अमृतसर से श्रीनगर तक की 2 सीटें बुक कराने के बाद कन्फर्म भी करवाई थी। एक सीट मेजर एम किश्वर वर्मा के नाम की और दूसरी सीट सूबेदार मेजर प्यारेलाल के नाम की थी। हमारी वर्दियों पर ओहदों के निशान के नीचे डोगरा राइफल्स के अल्फाज भी मौजूद थे। ऑटोमेटिक पिस्तौल पहले ही से हमारे पास थे। हमने उन्हें अपने बेल्ट के होल्स्टर में लगा लिया था। थोड़ी इंडियन करेंसी हमने आपस में बांट कर अपनी अपनी जेबों में रखी थी क्योंकि कुछ पता नहीं था कि आगे क्या हो और कहाँ हमें इन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। सर्दियों के मौसम की वजह से तीसरे पैर 6 बजे ही शाम हो गई। हमने अपने मुजाहिद से लाइन क्लियर मंगाया। वो नीचे गली में चला गया। 2 मिनट के बाद आया और कहने लगा, रास्ता साफ है, आप लोग आबादी के अकब से होकर खालसा कॉलेज की तरफ सड़क पर निकले। वहाँ से आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएगी। हमने ऐसा ही किया। मुजाहिद के मकान से निकलकर हम अंधेरी अंधेरी गलियों में से गुजरकर पीछे खेतों की तरफ आ गया। वहाँ से खालसा कॉलेज की तरफ चलने लगे। खालसा से हम बड़ी सड़क यानी जीटी रोड पर आ गए। यहाँ हमें टैक्सी का इंतज़ार करना था मगर कोई टैक्सी नज़र नहीं आ रही थी। फ़्लाइट की रवानगी का टाइम भी हो रहा था। हमने एक मोटर रिक्शा लिया और 15 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच गए। टिकट हमारी जेबों में थे। एयरपोर्ट पर ज़्यादा रश नहीं था। लॉबी में कुछ सिख और हिंदू 1-2 फैमिलियाँ ही थीं। फ्लाइंग नंबर के काउंटर पर 4-5 हिंदू सिख कतार में बोर्डिंग कार्ड हासिल करने के लिए खड़े थे। हम भी फौजी अंदाज में गर्दन उठाए चलते हुए आकर कतार में खड़े हो गए। काउंटर पर जो औरत कंप्यूटर के सामने खड़ी सीटों की रिजर्वेशन देखकर बोर्डिंग कार्ड इशू कर रही थी उसने 2 फौजी अफसरों को देखा तो साथ वाले काउंटर की तरफ इशारा किया। साथ वाला काउंटर खाली था और वहाँ भी एक लड़की खड़ी थी। यह काउंटर शायद फौजियों की सहूलत के लिए था। हम उस काउंटर पर आ गए। मैंने अपना और कमांडर शेरवान का टिकट लड़की को दिया। उसने कंप्यूटर पर टिक टिक शुरू कर दिया। हमारे नामों के साथ सीटें रिजर्व हो चुकी थीं। उसने हमें बोर्डिंग कार्ड दिए। हम कार्ड लेकर डिपार्चर लाउंज की तरफ चल पड़े। कमांडर शेरवान फौजी मेजर की शान से आगे आगे चल रहा था। मैं जूनियर अफसर की हैसियत से उसके पीछे पीछे चल रहा था। यह डर ज़रूर लगा हुआ था कि कहीं से कोई मिलिट्री पुलिस या अमृतसर पुलिस का कोई आदमी अचानक निकल कर सामने ना आ जाए और कमांडर शेरवान को और मुझे पहचान न ले। जहाँ हमने बोर्डिंग कार्ड दिखाया वहाँ डिटेक्टर राड से एक एहलकार ने हमारी बराए नाम चेकिंग किया और आगे जाने की इजाज़त दे दिया। हम डिपार्चर लाउंज में आकर बैठ गया। हम खामोश थे और आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे थे लेकिन अपनी अपनी जगह पर हम दोनों चौकस थे और नज़रें बचाकर माहौल का बराबर जायजा ले रहे थे। आप ये ना समझ लें कि यह काम तो बड़ा आसान है। बाजार से फौजी वर्दी लेकर पहनी और दुश्मन की आंखों में धूल झोंक कर फरार हो गया। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। इस काम के लिए एक तो तजर्बा चाहिए और दूसरे कमांडो ट्रेनिंग के साथ साथ दिल गुर्दा भी होना चाहिए। यह सब सलाहियतें हम दोनों में मौजूद थीं। मैं खुद कई बार मुख्तलिफ भेस बदल कर दुश्मन की आंखों के सामने उसके दरमियान से होकर फरार हुआ था। कमांडो शेरवान भी एक आला तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार कश्मीरी कमांडो था और मुख्तलिफ भेस बदल कर दुश्मन के मोर्चों के पीछे जाकर कई धमाके करके दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचा चुका था।
इसके अलावा हम दोनों अंग्रेज़ी बोल और समझ लेते थे। मुझे तो गुजराती और हिंदी ज़बान भी अच्छी तरह आती थी और संस्कृत के श्लोक भी ज़बानी याद थे। हिंदू देवमाला का भी मैं माहिर था। फौजी रूल्स और रेगुलेशन से भी हम दोनों बखूबी वाकिफ थे। भरे हुए साइलेंसर वाले ऑटोमेटिक पिस्तौल हमारी पेटी में लगे हुए थे। हमने इसके हाल से होलिस्टों के बटन बंद नहीं किए थे कि कुछ पता नहीं कब अचानक पिस्तौल इस्तेमाल करना पड़ जाए। लाउंज में बत्तियां रोशन थीं। हम खामोशी से बैठे थे। हमारे आसपास की सीटें खाली थीं। कमांडर शेरवान ने घड़ी देखी और कहा फ्लाइट का टाइम हो रहा है। फिर उसने दाएं जानब सर घुमाकर देखा और सीधा होकर बैठ गया। आहिस्ता से कहने लगा, एक मिलिट्री पुलिस का आदमी कोने में आकर खड़ा हो गया है। अगर कोई इमरजेंसी बन गई तो अंधाधुंध फायरिंग शुरू करनी होगी, मगर सबसे पहले मिलिट्री पुलिस के जवान को ख़त्म करना होगा। मैंने बहाने से गर्दन जरा सी मोड़कर पीछे देखा तो जहाँ चाय का काउंटर था वहाँ एक मिलिट्री पुलिस का जवान मुस्तैद होकर खड़ा था। यह जवान हमें पहले वहाँ नज़र नहीं आया था। मुझे फिक्र लगी कि कहीं मामला ख़राब तो नहीं हो गया, किसी ने हमारी मुखबरी तो नहीं कर दी। मैंने कमांडर शेरवान से धीमी आवाज़ में कहा, यहाँ से चूँकि अक्सर फ़्लाइटें मकबूजा जम्मू कश्मीर की तरफ जाती हैं और यहाँ फ़ौजी नकल हरकत जारी रहती है, इसलिए ये MP का जवान ड्यूटी देने आ गया है। इतने में ऐलान हुआ कि श्रीनगर जाने वाली फ़्लाइट परवाज़ के लिए तैयार है। मुसाफिरों से अनुरोध है कि वो कृपा करके जहाज़ में सवार हो जाएं। हम भी उठे और दूसरे मुसाफिरों के साथ गेट से निकलकर जहाज़ की तरफ बढ़े। वहाँ से थोड़े फासले पर रनवे की तरफ एक जहाज़ खड़ा था। उसे सीढ़ी लगी हुई थी। यह जेट जहाज़ नहीं था, बड़ा भी नहीं था। थोड़े मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश थी। जहाज़ की सीढ़ी की दोनों जानब एयरपोर्ट के दो आदमी खड़े बोर्डिंग कार्ड चेक कर रहे थे। हम सीढ़ी चढ़कर जहाज़ के दरवाजे पर आए तो वहाँ दो इंडियन एयर होस्टेस खड़ी थीं, जो दुबली पतली और खूबसूरत थीं। दोनों ने एयर होस्टेसों वाली साड़ियाँ पहन रखी थीं। एक एयर होस्टेस ने हमसे कार्ड का बकाया ले लिया, सीटों के नंबर पढ़े, हमें साथ लेकर हमारी सीटों तक आई। हमारी सीटें साथ साथ थीं। जहाज़ ज़्यादा भरा था। अपने वक्त पर जहाज़ टेक ऑफ करके पॉइंट पर आकर रुक गया। फिर उसके पंखे पूरी स्पीड से घूमने लगे और एक धचके से जहाज़ आगे को बढ़ा और उसकी रफ्तार तेज़ से तेज़ तर होती गई। इसके बाद वो टेक ऑफ कर गया। मैंने खिड़की के शीशे में से नीचे देखा। अमृतसर शहर की रोशनियां दूर होती जा रही थीं। जहाज़ एक खास बुलंदी पर आकर अपनी खास रफ्तार पर सेट हो गया। मैंने सर खिड़की वाले शीशे के करीब लाते हुए कमांडर शेरवान से कहा, खुदा ताला का शुक्र है। उसने धीमी आवाज़ में कहा, श्रीनगर एयरपोर्ट पर हमें चौकस रहना होगा। मैं इस बात में सर हिलाकर खामोशी से अपने सिर पर बैठा रहा। जहाज़ को परवाज़ करते हुए बामुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि जहाज़ को एक हल्का सा झटका लगा। मुसाफिरों का रंग उड़ गया। इसके चंद सेकंड बाद एक और झटका लगा। यह झटका पहले से ज़्यादा शदीद था और जहाज़ ने एक तरफ झूला भी खाया। औरतों की चीखें निकल गईं। एयर होस्टेस मुसाफिरों को मुतमईन रहने की तलकीन करने लगीं, लेकिन जहाज़ को थोड़ी थोड़ी देर बाद बराबर हल्के हल्के झटके लग रहे थे। अब मर्द मुसाफिर भी घबरा गए थे। हिंदू राम नाम का जाप करने लगे। सिखों ने गुरबानी पढ़नी शुरू कर दिया। चंद झटकों के बाद जहाज़ जैसे एक तरफ को झुक गया, फिर सीधा हो गया। मुसाफिरों पर सख्त घबराहट तारी थी। मैं और कमांडो शेरवान भी कुछ घबरा गए थे कि कहीं जहाज़ कंट्रोल से बाहर न हो जाए। इतने में जहाज़ के कैप्टन की आवाज़ स्पीकर पर सुनाई दी, लेडीज एंड जेंटलमैन। जहाज़ के कैप्टन ने बताया कि जहाज़ के दो इंजनों में कोई टेक्निकल खराबी पैदा हो गई है, इसलिए हमें कुछ देर के लिए मजबूरन अम्बाले से एयरपोर्ट पर उतरना पड़ रहा है। इस तकलीफ़ के लिए हम आपसे माजरत खां हैं। मैंने और कमांडो शेरवान ने एक दूसरे की तरफ देखा। कमांडो के होंठ भींचे हुए थे। मैंने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, क्योंकि अम्बाले में इंडियन आर्मी की बहुत बड़ी छावनी थी और वहाँ एयरपोर्ट पर मिलिट्री पुलिस हर वक्त मौजूद रहती थी। कश्मीर के महाज पर हुर्रियत पसंद मुजाहिदीन भारतीय गासिब फौजियों पर घात लगाकर हमले कर रहे थे और उनके असला से लदे हुए फौजी ट्रक और फौजियों को उड़ा रहे थे। इसलिए इस सारे इलाके में और ख़ास तौर पर अम्बाले और जलंधर छावनी के इलाके में मिलिट्री पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की सरगर्मियाँ बहुत तेज़ थीं। हमें यह भी मालूम था कि यहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस और मिलिट्री पुलिस वाले किसी भी फौजी के कागजात चेक कर सकते हैं, ख़ास फौजी अफसर कितने बड़े ओहदे वाला क्यों न हो। ये सारी बातें हमारे जहन में थीं।
میں نے کمانڈر شیروان سے کہا، ہم امبالہ ایئرپورٹ پر ہی رہیں گے۔ اگر ایئر لائن والوں نے دوسرے مسافروں کے ساتھ ہمیں بھی کسی ہوٹل میں چلنے کے لیے کہا تو ہم نہیں جائیں گے اور ایئرپورٹ پر ہی کسی کونے میں بیٹھ جائیں گے۔ کمانڈو بولا، ایسا ہی کریں گے۔ اگرچہ ہماری اگلی پچھلی سیٹیں خالی تھیں، پھر بھی ہم دھیمی آواز میں انگریزی میں بات چیت کر رہے تھے۔ جہاز امبالہ ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔ مسافروں کو اریول لاؤنج میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ وہاں بتایا گیا کہ جہاز میں کچھ زیادہ ہی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اب یہ جہاز سری نگر نہیں جائے گا۔ سری نگر جانے والی فلائٹ صبح 8 بجے دلی سے امبالہ پہنچے گی اور مسافروں کو اس میں سوار کرا کر سری نگر پہنچایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کیا گیا کہ تمام مسافروں کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام ایئرپورٹ کے ہوٹل میں کر دیا گیا ہے۔ مسافروں پر بیزاری طاری ہو گئی۔ مسافروں کو ایئرپورٹ کے ہوٹل کی طرف لے جایا جانے لگا تو ہم بھی ساتھ ہو گئے۔ جب ایئرپورٹ کے باہر پہنچے تو ہوائی جہاز کے برسر نے ہمارے پاس آ کر کہا، سر آپ میرے ساتھ تشریف لے آئیں، آپ کے ٹھہرنے کا انتظام ہوٹل کے ملٹری ونگ میں ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، ہم بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ ہی رات گزار لیں گے، کیونکہ ملٹری ونگ کے نام سے ہم محتاط ہو گئے تھے۔ برسر نے کہا، سر ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے، کوئی فوجی افسر سویلین کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا۔ سر آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یہاں سیکورٹی کا کتنا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب کمانڈر شیروان نے دوسرے مسافروں کے ساتھ ٹھہرنے پر زیادہ اصرار کیا تو برسر کہنے لگا، سر اس کے لیے آپ کو ملٹری پولیس کے کیمپ میں چل کر وہاں کے فوجی افسر سے بات کرنی ہوگی۔ اب مجبوری تھی، ہم کسی فوجی افسر کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے۔